नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणियाँ। कहने को तो ये टॉपिक एक स्कूलिंग लेवल का है, 11th क्लास में आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और डेली लाइफ में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैसा इंपॉर्टेंस है? जैसे अगर मान लिया जाए कि आपने अभी अभी एक वायरस आया था, कोरोना वायरस है ना, और उसमें आपको कई बार सुनने को मिला होगा कि इसकी जो ग्रोथ है वो गुणोत्तर है ना, गुणोत्तर रूप से बढ़ रहा। गुणोत्तर रूप से बढ़ रहा मतलब जैसे अभी इतने वायरस है ना, इतने वायरस है, और ये वायरस क्या होगा कि हर मिनट में इतने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। हर मिनट में ये जितने भी वायरस है उसका 3 गुना हो जाता है, इतने वायरस हो जाते हैं। इसका फिर अगली बार 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो ये पहले मिनट में, दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में, चौथे मिनट में, 5वें मिनट में कितना हो जाएगा। अच्छा, 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा आपको ये पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया ये कितने गुना बढ़ रहा हर मिनट में या हर घंटे में कितना गुना बढ़ रहा। तो आपसे बोला जाए कि ये 25 घंटे बाद कितना बढ़ जाएगा, कितने वायरस हो जाएगी उसके बॉडी के अंदर। तो जरूरत पड़ी ना, ऐसा तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता तो बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं अपन। देखना, अभी जो हमने एक एग्जाम्पल दिया तो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो हो रहा कि जैसे अभी कोरोना वायरस का हमने एग्जाम्पल दिया कि पहले घंटे में या पहले मिनट में इतने वायरस थे, तो उसको मैं पहला पद बोल देता हूँ, A1 है ना, फर्स्ट टर्म। और जो दूसरे बार में हुआ उसको A2 बोल देता हूँ, तीसरे बार में हुआ उसको A3 बोल देता हूँ, चौथे बार में हुआ उसको A4 बोल देता हूँ, और इसी प्रकार से चलते जाएगा। और वो कोई भी घंटा रहे या कोई भी टाइम रहे तो ये N बोल देता हूँ मैं उसको। N का मान अगर 5 रहेगा तो 5वें घंटे में, N का मान 100 रहेगा तो 100वें घंटे में, N का मान 3 रहेगा तो तीसरे घंटे में। आई ना बात समझ में? तो मैंने क्या किया, ऐसा उसको बढ़ा दिया। हमने क्या बोला कि ये गुणोत्तर रूप में, गुणोत्तर रूप में, नाम ही क्लियर है चैप्टर का, गुणोत्तर श्रेणियाँ। ठीक है ना, गुणोत्तर रूप में बढ़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि एक कटोरी दही है, ठीक है ना, उस दही के अंदर 10,000 बैक्टीरिया है। ठीक है, कितने बैक्टीरिया है? 10,000 बैक्टीरिया है। और अगले घंटे में, हर 1 घंटे में उसका 3 गुना हो जाता है। उसके अंदर बैक्टीरिया की संख्या क्या हो जाती है? हर घंटे में 3 गुना हो जाती है। अभी 10,000 है, दूसरे घंटे में क्या हो जाएगी? 3 गुणित 10, और बराबर से कितना हो जाएगा? 30,000 बैक्टीरिया हो जाएगा। फिर उसके अगले घंटे में कितनी हो जाएगी? जितने भी बैक्टीरिया है अभी उसका 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो कितना हो गया? 90,000। ठीक है ना, कितना हो गया? 90,000 हो गया। और इसी प्रकार से चलते जाएगा और बैक्टीरिया बढ़ते जाएगा। अगर मैंने बोला कि 25वें घंटे में कितना बैक्टीरिया होगा, तो आपको ऐसा करते करते 25 घंटे तक करना पड़ेगा। अरे ये तो गड़बड़ है। आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तो। अच्छा, जब भी ये गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं है, गुणोत्तर क्रम में है या नहीं है, ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? आपको क्या करना है, इसको दूसरे पद को पहले पद से विभाजित कर दो, A2 डिवाइडेड बाई A1। तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड कर दो, A3 डिवाइडेड बाय A2। चौथे पद को इससे डिवाइड कर दो, A4 डिवाइडेड बाय A3। अगर इनका मान हमेशा बराबर आता है, इनका मान अगर हमेशा बराबर आता है तो आप बोलेंगे कि ये श्रेणी जो दी हुई है गुणोत्तर श्रेणी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 3 है मेरे पास में, क्या है? 3 है। और यहाँ पर कितना है? 12 है। यहाँ कितना है? 48 है। और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा। ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है, ये चेक करना हमें। तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 का 3, 3 चौक 12। फिर क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 48 बटे 12, 12 चौक 48। तो कितना आया? दोनों जगह समान संख्या आई है। अगर समान संख्या है तो गुणोत्तर श्रेणी में है। यहाँ पर भी 4 आया और यहाँ पर भी 4 आया। हाँ,
तो ये जो डिवाइड करने के बाद में जो आपको मिलता है ना, इसको बोला जाता है क्या हो रहा, दूसरे पद को पहले पद से विभाजित किया, तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित किया, और ऐसा। तो इसको बोला जाएगा कॉमन रेशियो। क्या बोला जाएगा? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, रेशियो है ना भाई, सार्व अनुपात। क्या बोला जाता है? सार्व, हिंदी में बोलेंगे सार्व अनुपात। नाम बड़े स्पष्ट है ना। सार्व अनुपात मतलब यहां पर भी अनुपात, मतलब इसको इससे विभाजित किया तो एक अनुपात मिला, इसको इससे विभाजित किया तो ये अनुपात मिला, इसको इससे विभाजित किया तो एक अनुपात मिला। सार्व मतलब हर जगह एक जैसा अनुपात, इसको सार्व अनुपात बोला जाता है, यानी कि कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। पहली बात तो हम ये सब पढ़ क्यों रहे, कर क्यों रहे? कहने का मतलब अगर मेरे पास में कोई क्वेश्चन है, कुछ पद दी हुई है, तो आप कोई भी पद निकाल सकते, 25वां पद निकाल सकते, 1000वां पद निकाल सकते, 40वां पद निकाल सकते, इनका सम भी निकाल सकते, इसका योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर। तो गुणोत्तर एक जो श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें एक गुणोत्तर का एक बड़ा रोल होता है, इसलिए इसको पढ़ना बेहद जरूरी रहेगा। ठीक है ना, सारी चीजें पढ़ेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से कवर करते हुए जाएंगे। कॉमन रेशियो क्यों बोला जाए? क्यों? क्योंकि इसको इससे विभाजित करेंगे तो अनुपात ही तो प्राप्त हो रहा, सार्व अनुपात। हाँ ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से। पहला पद अगर मान लिया जाए A1 है, पहला पद कौन है? A1 है। दूसरा पद क्या है? A2 है। तीसरा पद क्या है? A3 है। चौथा पद क्या है? A4 है। और इसी प्रकार से आगे पद की संख्या चलती जाएगी और AN आएगा आगे। जब भी ये जीपी में बोलते हैं, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है इसको। जब भी ये गुणोत्तर श्रेणी में रहेगा, यानी कि जीपी में रहेगा, तो एक खासियत रहेगी इसकी। जो भी पहला पद है ना, मान लिया जाए पहला पद कौन है? ये है, तो इसमें किसी निश्चित संख्या का गुणा करने पर अगला पद आएगा, और वो संख्या कौन सी होगी? आर होगी। देखिए, पहला पद अगर ये है तो दूसरा पद क्या होगा? ए आर होगा। तीसरा पद क्या होगा? ए आर स्क्वायर होगा। चौथा पद क्या होगा? ए आर क्यूब होगा। और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, अब सुनना जरा। ये पहला पद है तो कितने आर आए? एक भी नहीं। ये दूसरा पद है तो आर की पावर कितनी है? एक। अरे जो पद है उसमें आर की पावर कितनी है? एक। तीसरा पद है तो आर की पावर कितनी है? दो। चौथा पद है तो आर की पावर कितनी है? तीन। कहने का मतलब अगर आप एनवा पद निकालेंगे, एनवा पद, तो एनवा पद में क्या होगा? ये तो आएगा ही आएगा। देखिए, पहले पद में भी ये है, दूसरे में भी ये है, तीसरे में भी ये है, चौथे में भी ये है, तो एनवे पद में भी ये रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें आर नहीं है, दो पद है तो एक आर है, तीन पद है तो दो बार आर है, मतलब आर की पावर 2। चार पद है तो एक कम आर है, तो ये एनवा पद है तो कितने आर रहेंगे बताओ जरा? एक कम रहेगा, एन की अपेक्षा एक कम रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं सर, इसका कुछ काम है भी कि नहीं है? अरे बहुत जबरदस्त काम है इसका। देखिए, मान लिया जाए कि पहला पद मेरे पास में कितना है? 4 है ना, और दूसरा पद क्या है? 24 है। ठीक है ना, कितना है? 24 है। और अगला पद क्या है? 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2, 6 दूनी 12 और 13 14, ये है। और इसी प्रकार से आगे पदों की संख्या चलती जाएगी। ठीक है, हमने ये जो निकाला ना, ये वाला, ये बहुत बड़ी चीज निकाल दी। मतलब एक सूत्र बन गया यहाँ पर, एक क्या बन गया? सूत्र बन गया कि एनवा पद ज्ञात करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और वो कैसे बना समझ में आएगी? अरे पहले पद को ए लिखा हमने, दूसरे पद को ए आर लिखा, तीसरे पद को, और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा। जितने जो भी पद की बात कर रहे हैं उससे एक कम आर, 3 है तो यहाँ 2 घात, यहाँ 4 है तो 3 घात, ऐसा करके करते आगे बढ़े हम। चलिए ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं है? गुणोत्तर श्रेणी में है या नहीं है? तो चेक करता हूं मैं। इसको अगर इससे विभाजित किया जाए तो क्या हो जाएगा? 24 को 4 से डिवाइड किया जाए तो
तो 4 छक्का 24, 6 आ रहा। और इसको लगातार क्रमागत इसको इससे डिवाइड किया जाए तो 144 डिवाइडेड बाय 24, तो ये 2 से 12 बार कैंसिल, 2 साती 14 और 72 बार कैंसिल, और 12 छक्कम 72, यहाँ पर भी 6 आ रहा, भाग देने पर बराबर आ रहा। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि इसका पहला पद कौन है भाई, ये पहला पद कौन है, ये है, ये बराबर से कितना है 4। आर का मान कितना है, इसको इससे डिवाइड करो या इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 6। आर का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला लगा दो, आपको कौन सा पद निकालना है, मान लिया जाए ऐसा करते 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 7वां पद ज्ञात करना है। अरे आगे बढ़ते जाएंगे 7वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान कितना हो जाएगा 7, n का मान कितना हो जाएगा 7। आई बात समझ में, पहला पद इसको डिवाइड करेंगे तो r का मान निकल गया। जो भी पद ज्ञात करना है वो पद आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं देखना, आपके पास में फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू दी पावर n माइनस 1। कौन सा पद ज्ञात करना है आपको, 7वां पद ज्ञात करना है। आप बोलेंगे क्यों 7वां भाई, 8वां क्यों नहीं, वो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पद है, कौन सा पद ज्ञात करना है, तो 7वां पद ज्ञात करना है। तो ये का मान कितना हो गया 4, और आर का मान कितना हो गया 6, और 6 की घात कितनी हो जाएगी 7 ऋण 1। आया क्या समझ में, तो 7 ऋण 1। तो ओवरऑल आप यहां पर बोल सकते कि A7 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 6 रेस टू दी पावर 6, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 7वां पद यहां पर पता चल जाएगा। इतना आसान काम है, आया समझ में। फिर से अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब जीपी का अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसका फार्मूला होता है ए आर रेस टू दी पावर n माइनस 1। बस ये वाला फार्मूला एक बन गया कोई भी पद ज्ञात करने का, जहां पर ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये किसको बोला जाता है, पहला पद, फर्स्ट टर्म। आर क्या है, तो कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात, सार्व अनुपात। क्वेश्चन करना कितना आसान काम है अभी आपको समझ में आएगा। और n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और an क्या है, यनवा पद, यनवा पद। बस 4 चीजें। और याद रखना कि मैथ्स में आपको यहां पर एक इस फार्मूले में 4 चीजें दिखाई दे रही है। कौन सी 4 चीजें, एक तो पहला पद, सार्वनुपात, पदों की संख्या और यनवा पद। 4 चीजें, 4 में से कोई भी 3 चीजें दी जाएगी और चौथी चीज आपको निकालना है। कोई भी हो सकता है कि ये और ये दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए कि इसका यनवा पद ज्ञात कीजिए या 7वां पद ज्ञात कीजिए या 15वां पद ज्ञात कीजिए। हो सकता है कि आपको बोला कि 15वां पद इतना है, पदों की संख्या इतनी है, सार्वनुपात इतना है, ये का मान ज्ञात कीजिए। बस इतना सा काम है ना। एक ही फार्मूला है, इस फार्मूले को अच्छे से समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपके दिमाग में एक बात, एक पिक्चर क्लियर रहना चाहिए कि 4 मान है। ये फार्मूला कब लगाएंगे, 4 मान है, 4 में से कोई भी 3 मान दिए जाएंगे, चौथा मान आपको ज्ञात करना है, तब ये वाला फार्मूला लगाना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फार्मूला याद भी हो गया होगा। फार्मूला याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। मान लिया जाए कि 9वां पद ज्ञात करना है, तो ये r की पावर इससे एक कम लिख दो 8, बस इतना सिंपल काम है। 25वां पद ज्ञात करना है, तो A25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये r रेस टू दी पावर 24। बस इतना सिंपल काम है। आ गया समझ में। हाँ चलिए अब देखिए, आपको यहां पर दिया हुआ है कि सूची में क्या दिया हुआ है, मैं पहले पूरा लिख देता हूं। 5, 25, 125 और डेज 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 ऐसा आगे तक जाते जाएगा। क्या पूछा है आपसे, 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10th, और यनवा पद ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है A10 निकालिए, A10 और AN निकालिए। आप इनके दोनों के मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल काम है ये देखना आप।
ठीक है, ज़्यादा माथा बच्ची रटने की जरूरत ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि पहला पद कौन है, ए बराबर से कितना है 5 और आर बराबर से कितना होगा, इसको इससे विभाजित कर दो या तो इसको इससे विभाजित करो, मतलब दो क्रमागत पदों का अनुपात निकाला जाता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद, A10। देखना कितना सिंपल काम है, ए लिखो और आर की पावर 1 कम लिख दो, बस ये फार्मूला। जो भी पद ज्ञात करना है 1 कम लिखना है। ए का मान कितना है 5, आर का मान कितना है 5 और 5 की घात 9। दोनों के आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, मतलब इसकी घात 1 है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 5 की घात 10, ये हो जाएगा 10वां पद। बस हो गया काम खत्म, हो गया आंसर है ये। 5 की घात 10 5⁻10 को निकालने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप आंसर को ऐसा लिख सकते हैं, आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अब सुनिए, ये एन पूछा, ये एन, ये r⁻n-1 ऐसा हो जाएगा, इसकी अपेक्षा 1 कम, तो क्या हो जाएगा भाई, ए एन इज इक्वल टू, ए का मान कितना है 5 और आर का मान कितना है 5 और 5 की घात n-1 है ना। अब दोनों के आधार समान है, घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, घातें जुड़ जाएगी मतलब 5⁻, इसको और इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। भाई ऐसा ना, n-1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5⁻n। ये भी आंसर हो गया। कितना सिंपल काम है कि नहीं सिंपल काम। भाई आपको 3 मान दिए हुए थे, एक ए का मान दिया था, आर का मान दिया था और एन का मान दिया था। 10वां पद बोला ना, तो एन का मान निकाला था, दिया हुआ था, तो ए एन का मान निकालना था, बस हो गया काम। चलिए आगे बढ़ते हम। किसी जीपी का 12वां पद निर्धारित कीजिए, मतलब आपसे क्या बोला है, A12 का मान ज्ञात कीजिए, बस सिंपल सा काम, A12 का मान ज्ञात कीजिए। और क्या दिया हुआ है, जिसका 8वां पद 192 है। देखिए 8वां पद A8 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 192, इतना गिवन है ना। हाँ, और सार्व अनुपात कितना है 2। सार्व अनुपात किसको बोला जाता है, आर का मान कितना है 2। आ गया समझ में। अब देखिए ये 8 का मतलब क्या हुआ, ये और आर की पावर 8 का मतलब क्या हुआ, 1 कम, बराबर से 192। आ गया समझ में। अब आर का मान रख दो, जहां पर आर है वहां पर रख दो ये, और इंटू 2⁻7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 192। 2 की घात 5 मतलब 32 होता है, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, कितना हो जाएगा, या तो a इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 32 गुणित वो कर देता हूँ मैं, 32 गुणित 4 कर देता हूँ, है ना, 32 गुणित 4, 32 गुणित 4, ठीक है, 32 गुणित 4, तो 4 से ये कैंसिल, अरे ये इसका तिरे गुना किया, 2 की घात 7, वो कैंसिल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए इसलिए मैंने ऐसा किया। 4 चौक 16 और बचा 3, 4 8 32, ठीक है, 4 8 32, और एक इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंचे 8 छक्का 48, और 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, मतलब ए का मान कितना आ गया 3/2, ए का मान आ गया 3/2, ठीक है। चलिए 3/2 आ गया। अब किसका मान निकालना था आपको, A12 का, A12 आपको मालूम है क्या कि ये और आर की घात 11 आ जाएगी, इसकी अपेक्षा 1 कम, ठीक है। अब सुनिए ए का मान कितना आया भाई, ए का मान कितना है 3/2, और आर की वैल्यू कितनी है 2⁻11। एक 2 से एक 2 कम हो जाएगा, यहां पर 11 घात है तो 10 घात रहेगी, 3 × 2⁻10, और 2⁻10 क्या होता है 3 × 1024, और 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो ये हो जाएगा 72, है ना, 24 तिया 72 और 0 3,
इतना आंसर आ जाएगा। ये 12 का मान पूछा है तो 3072 इसका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल काम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये और ये मान दिया था, आर का मान दिया है, आर का मान यहाँ रखा तो इसकी मदद से हमने ए का मान निकाल लिया। अब इसका मान ज्ञात करना है तो ए और आर का मान वहाँ रख दिया बस, है ना, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, है ना, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, है ना। हाँ अब देखिए क्या दिया हुआ आपको, ये यहाँ पर कामा है, एक्चुअल ये क्या है, कामा है, ये यहाँ पर ऐसा कामा है। आपको दिया हुआ एक्स प्लस 9, एक्स माइनस 6 और 4, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में, ये क्या है, जीपी में है, जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में। आपको मालूम है क्या कि जब भी गुणोत्तर श्रेणी में रहता तो दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करो, दूसरे पद को पहले पद से विभाजित करो। एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 9 इसका मान, और तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करो, एक्स माइनस 6, तो इसका मान क्या होता है, बराबर होता है हमेशा। इसको इससे डिवाइड करो और इसको इससे डिवाइड करो तो मान क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। चलिए ठीक है, इसका तिरे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 9। इसका इधर किया, इसका इधर किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x प्लस 36 और 36 से 36 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x और इज इक्वल टू क्या बचा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 और 16। x का मान कितना हो गया, 0 भी आ सकता है और 16 भी आ सकता है। अब x का मान यहाँ पर रख दो सब में। x का मान अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर से 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखो ना, तो कितना हो जाएगा, 0 धन 9, तो कितना हो जाएगा, जीपी क्या हो जाएगी, 9 ऋण 6 और 4 बस। और n का मान 16 रखेंगे तो 16 और 9 25, 25 जब x का मान क्या रखेंगे, 16 यहाँ पर ना, तो कितना हो जाएगा 25, तो जीपी क्या हो जाएगी भाई, जीपी 25 और यहाँ पर 16 रखेंगे तो 10 और यहाँ 16 रखेंगे तो 20, ठीक है। 16 रखेंगे 16 चौक 64, कितना हो जाएगा 64, 16 चौक 64, मतलब 16 रखेंगे तो 10 और यहाँ 16 रखेंगे तो 25। अब आप देखिए ना, इसको इससे विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/25, तो 50 25 5 दूनी 10, और इसको इससे विभाजित करेंगे तो 64/10, गड़बड़ है ना यार ये। सोलह रखेंगे 25, अच्छा 4, एक गड़बड़ हो गई। और जब x का मान क्या रखेंगे, 16, तो जहां जहां x है वहां पर 16 रखो, तो 16 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पर 16 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और ये तो पहले से ही 6, बस काम हो गया। अगर आप इसको इससे विभाजित करोगे और इसको इससे विभाजित करोगे तो बराबर आएगा, और इसको भी इससे विभाजित करेंगे और इसको भी इससे विभाजित करेंगे तो बराबर आएगा। तो 2 आंसर इसके हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है ना। तो कितने सिंपल काम है, अब बिल्कुल बड़े सिंपल से काम है। मतलब आपको बेस आपका क्लियर रहना चाहिए, बस बेस अगर क्लियर है तो काम बड़ा स्मूथ हो जाएगा। चलिए अब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, तो ध्यान देना, पहले इसका फार्मूला देखते हैं हम क्या होगा। अगर मान लिया जाए n पदों का योगफल ज्ञात करना है, और वो पद कैसे रह गए, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी में रह गए,
तो ये हो जाता है ये r रेस टू द पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये तब फार्मूला लगाएंगे जब सार्वा अंतर जो होगा वो 1 से बड़ा रहेगा। सार्वा अनुपात क्या रहेगा, r से वो 1 से बड़ा रहेगा। और एस एन इज इक्वल टू ये 1 माइनस आर रेस टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये तब रहेगा जब r का मान लेस देन 1 रहेगा, मतलब 1 से छोटा रहेगा। और एस एन देखना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डेरिवेशन कर रहा हूँ। मैं a का अंदर गुना करता हूँ, मैं a का अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, और माइनस ए आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। मैंने क्या किया, इस a का अंदर गुना कर दिया, तो होगा क्या ये देखते हैं हम। a माइनस ए आर, ये क्या करता हूँ मैं, एक r जो है ना इसमें से एक बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये वाली बात समझ में नहीं आई। कुल मिला के मैंने क्या किया, ये r को और इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यही तो आएगा। यहाँ r की पावर 1 को अलग कर दिया मैंने, ये अलग कर दिया, तो एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पर r की पावर। और मुझे एक बात बताइए कि ये कोई फार्मूला बना क्या ये वाला, ये अंतिम पद का है ना भाई, ये n का फार्मूला है ना, इसी को तो यल भी बोला जाता है, अंतिम पद। फिर से मतलब एस एन का फार्मूला बनेगा ए माइनस आर एल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये आया क्या समझ में? डायरेक्ट फार्मूला याद रखना आपको। ये तब रहेगा जब आपको अंतिम पद गिवन है, ए एन गिवन है, यानी कि यल का मान गिवन है, यल का मान आपको मालूम है, ठीक है ना, यल का मान आपको दिया हुआ है, तब ये वाला फार्मूला हो गया। तो ये 3 फार्मूले आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वह गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका चौथा पद 54 है। अच्छा, चौथा पद कितना है भाई, 54 है। क्या दिया हुआ है, A4 इज इक्वल टू कितना दिया हो, 54। हाँ, और क्या दिया है, सातवां पद 1458 है। कितना, सातवां पद A7 इज इक्वल टू कितना, 1458। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो आपको क्या निकालना है, समांतर गुणोत्तर श्रेणी निकालना है। क्या निकालना है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, ये ए आर स्क्वायर और डैश डैश डैश, ये होती है गुणोत्तर श्रेणी। इसका मतलब ये तब पता कर पाओगे इसको जब ए और आर का मान आपको पता चलेगा। तो ए और आर का मान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये चीजें आपको दी हुई है। देखना, A4 का मतलब क्या हो गया, ए आर रेस टू द पावर 3 इज इक्वल टू 54। और A7 का मतलब क्या हो जाएगा, ए आर रेस टू द पावर 7 है तो एक कम 6 और 1 4 5 8। ये बन गया मेरे पास समीकरण 1 और ये बन गया समीकरण 2। याद रखना, अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो आपको डिवाइड करने से आर का मान प्राप्त होता है, विभाजित करने से, इसको इससे भाग दे देंगे। और समांतर श्रेणी है तो घटाने से प्राप्त होता है ए और आर का मान, ठीक है ना, ए और डी का मान, याद रहे। तो ये क्या गुणोत्तर श्रेणी है, इसको समीकरण 2 को समीकरण 1 से विभाजित कर देते, समीकरण 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 समीकरण 1। तो इसके बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से डिवाइड करो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करो, 58 डिवाइडेड बाय 54। तो ऐसा करने से ए का मान कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और आर क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर रेस टू द पावर 3। और इसको कैंसिल करेंगे तो 9 से कैंसिल कर देता हूं मैं, 9 8 9 5 5 9 6 54 और 9 का 9 है ना, फिर धीरे धीरे कैंसिल करेंगे। 9 का 9 बचा 5, 9 5 9 6 9 5 45 9 6 54 है, 54 बचा 1, 9 दूनी 18, ये हो गया। और 6 दूनी 12 6 7 42, 6 दूनी 12 6 7 42, मतलब 27 आ गया यहाँ पर, 27 बार कैंसिल हुआ। तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 लिख सकते क्या 27 को, हाँ लिख सकते।
देखिए दोनों की घातें बराबर है तो आधार समान हो गया, अगर आधार समान है तो घातें बराबर होगी। कहने का मतलब r का मान कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 3, क्योंकि घातें बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएंगे। ये नियम होते हैं ना, दोनों पक्षों में बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, अगर पावर इक्वल है तो बेस सेम हो जाएगी। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3। r की वैल्यू इसमें रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में अगर r का मान रख दिया जाए तो a इंटू 3⁻³ इज इक्वल टू 54। तो कितना हो जाएगा, a इंटू 27 इज इक्वल टू 54 और a इज इक्वल टू 54/27 और 27 दूनी 54। तो a का मान कितना आ गया 2, मतलब a का मान आ गया 2 और r का मान यहाँ पर आ गया था 3। और ये सारे मान यहाँ पर रख दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और 2 गुणित 3 और 2 गुणित 3 का स्क्वायर और डैश 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 ऐसा चलते जाएगा। ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 6 और 3 तिया 9 और ये 9 दूनी 18 और ये आपका आंसर आ जाएगा। जो जीपी निकालना था, गुणोत्तर श्रेणी निकालना था, गुणोत्तर श्रेणी निकाल चुके। कहने का मतलब आपको ए और आर की जरूरत है और ए और आर का मान निकालने के लिए आपको ये दिया हुआ है, इसकी मदद से आपको ए और आर का मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहाँ पर डिवाइड करने से आंसर आता है। ठीक है ना, आर का मान डिवाइड करने से प्राप्त होता है। ठीक है, जीपी का यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद कितना है 128। यनवा पद मतलब ए एन इज इक्वल टू कितना है 128। इसके एन पदों का योगफल, अच्छा यस एन भी दिया हुआ है 255। हाँ, यदि सार्वनुपात, अच्छा सार्वनुपात मतलब आर का भी मान दिया हुआ है, आर बराबर से कितना 2 हो तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान कितना होगा। जब भी हमने बताया था अभी फार्मूला, यस एन भी गिवन है और ए एन भी मालूम है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि यस एन इज इक्वल टू ए, हाँ ए और इंटू, या तो एक काम करते ना आर का मान क्या है बड़ा है तो डायरेक्ट एल और एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ये फार्मूला बनता है। देखिए ना, एक फार्मूला मैंने अभी बताया था एल आर माइनस ए आर माइनस 1, मतलब अगर आर का मान, सुनिए आर का मान अगर 1 से छोटा है तो ये लगाओ और आर का मान अगर बड़ा है, आर का मान अगर बड़ा है तो फिर क्या करो आर एल माइनस ए डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। आर का मान अगर 1 से बड़ा है तो ठीक, तो ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा क्योंकि अनवा पद आपको दिया हुआ है। अब सारे मान रख दो, यस एन का मान कितना है भाई 255, हाँ बहुत बढ़िया। एल का मान कितना है, अंतिम पद का मान कितना है 128। आर का मान कितना है 2 ऋण ए बटे 2 ऋण 1, सारे मान रख दिए, आर के मान रख दिया, सारे मान जो जो दिए वो कर दिया। ये कितना हो जाएगा 255, हाँ बराबर से 128 256 और 2 में से 1 को घटाया तो 1 ही बचेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है माइनस से, ये इधर जाएगा और 256 ऋण 255, तो ए का मान आ जाएगा 1। बस ए का मान ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिया। फार्मूला आपको जबरदस्त, मतलब यानी प्रॉपर लगाना है, प्रॉपर लगाओगे कहीं पर गड़बड़ नहीं होगी। चलिए ठीक है, अगला क्या बोला यहां पर, एक जीपी का पहला पद 7 है। जो जो चीजें दी हुई है वो रखते हुए जाओ। ए का मान कितना है भाई 7, हाँ बहुत बढ़िया। अंतिम पद 448 है, अंतिम पद मतलब ए एन कितना है 448 और योगफल अंतिम पदों तक का योगफल जो है वो कितना है ए एन, एस एन है ना, योगफल बोला तो एस एन का मान कितना है 889। तो सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सार्व अनुपात ज्ञात करना है।
मतलब आर का मान आपको ज्ञात करना है, आर का मान। ठीक, कैसे निकलेगा? तो बड़ा सिंपल सा काम है, पहला पद दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ है, तो आप एस एन का फार्मूला लगा दो अभी वाला। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस एल आर डिवाइडेड बाय एल आर डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, है ना, 1 माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ये आर इधर है तो 1 माइनस आर। अच्छा, एस एन का मान कितना दिया हुआ, 889, और पहला पद कितना दिया 7, 7 माइनस यल, यल का मान कितना है, यल, ये इसको यल बोला जाता है भाई, अंतिम पद को यल बोला जाता है, माइनस 448 और इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, क्योंकि आर का मान हमें नहीं मालूम, वही तो निकालना है। इसका तिरछा गुना करेंगे हम, 889 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 448 आर। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 889 माइनस 889 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 448 आर। ये देखना, ये जाएगा उधर और 7 आएगा इधर, तो 889 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 800, 8 8 9 आर ऋण 4 4 8 आर। ठीक, अब 889 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 887 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 4 441 आर, 441 आर। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 2, ये हो जाएगा 8 8 2, 8 8 2, तो ये हो जाएगा आर का मान 8 8 2 882 डिवाइडेड बाय 441, तो आर का मान हो जाएगा, इससे ये 2 बार कैंसिल, तो ये आर का मान 2 आ चुका है। तो बड़ा सिंपल काम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। चलिए ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणियाँ कंप्लीट होता है, ठीक है, गुणोत्तर कंप्लीट होता है। तो ये बातें हमने यहाँ पर पढ़ी कि भैया कैसे गुणोत्तर श्रेणी में ए एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पावर एन होता है, और एस एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 होता है। देखिए इसमें भी 4 चीज़ें हैं, ए एनवा पद, एन और आर, ये चारों में से कोई भी 3 चीज़ें दी है और चौथी चीज़ पूछी है तो ये फार्मूला लगाना है, योगफल के लिए ये फार्मूला लगाना है। इसमें भी 4 चीज़ें, एस एन है ना, ये आर, ए और एन, तो 4 में से कोई भी 3 चीज़ें दी है और चौथी चीज़ पूछी है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।